हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो, ये जो हमारा सेशन है बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका यूपी पीसीएस मेंस होगा 2025 वाला, एंड जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है या फिर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, जो लोग प्रो हैं, जिनको चीज़ें पता है, उनके लिए नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है तो उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगी कि मेन से रिलेटेड क्या प्रोग्राम्स हैं जिसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं बताऊंगी, ऑल्दो मैंने सोचा था कि इसको मैं अलग से ही वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेज दूँ, फिर मुझे लगा कि आप लोगों के डाउट्स नहीं ले पाऊंगी तब, इसलिए सारे डाउट्स का रिजॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। देखो, मुझे ये एक बार बता दो, कौन ये वाला मेंस दे रहा है, किसको देना होगा, एक बार हाथ उठा लीजिए। अगर आप अभी मेंस नहीं भी दे रहे हैं एंड फिर भी आप नए हैं तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तान्या आप, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलो, सी, एक एक जीएस पेपर्स की बात करते हैं। सिलेबस आपको पता ही होगा मोटा मोटा कि 6 जीएस के पेपर्स होते हैं और हमारे एक हिंदी और एक एसए का होता है। ये बात सबको पता होगी। नाउ, जब जीएस पेपर्स की बात करेंगे तो जीएस के पेपर्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा बता रही हूँ, सुन लो, बेयर विद मी। ठीक है, तो वो जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके 12 मार्क्स के, 10 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। ठीक है, तो जो 10 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के होते हैं उसमें आपको 2 पेजेस की जगह मिलती है और 125 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, सिमिलरली जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें 200 शब्दों में लिखना होता है और जगह मिलती है, वहां पर एक बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उसमें 3 पेजेस की जगह मिलती है और एक क्वेश्चन पेपर भी अटैच्ड रहता है। तो जब आपको आंसर बुकलेट मिलेगी तो क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट दोनों चिपके होंगे और आप क्वेश्चन पेपर हटा सकते हैं और वो आप घर भी ला सकते हैं, और जो आंसर बुकलेट होगी उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे एंड देन पेजेस की स्पेस दी हुई होगी। राइट, तो एक चीज़ जो बहुत सुनते होगे कि पेजेस भरने वाला चीज़। ठीक है, अब ऐसे पहले ऐसा नहीं होता था कि स्पेस मिले, लेकिन फिर अब जब से जीएस पेपर्स आए हैं तब से स्पेस मिलने लगी। तो लोग क्या करते हैं कि लोग फोकस करते हैं कि सारे पेजेस भर दिए जाएं। ठीक है, ताकि अगर कोई ऊपर ऊपर से भी पन्ना हटाए तो उसको लगे कि ये पूरा पेपर कर आए हैं अटेम्प्ट। क्योंकि ये तो सही बात है ना कि जब हम पेपर किसी का चेक करते हैं अपने से सोचो तो एक एक लाइन तो नहीं पढ़ोगे ना। तो सिमिलरली उनका भी माइंड सेट समझ लो, जो इवैल्यूएटर होते हैं। नाउ, आंसर राइटिंग के बेसिक से शुरू करते हैं। जब आपको आंसर लिखना होगा तो एक तो चीज़ ध्यान रखना, पेजेस को सबको भरने की कोशिश करना। लेकिन स्मार्टनेस ये होगी कि हम भले ही मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक आंसर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम उसको 2.25 पेजेस में छोड़ दें, मतलब कंप्लीट कर लेंगे 2.25 पेजेस में हमारा एक आंसर आ गया, इंस्टेड कि हम सोच नहीं भाई 2 पेज पूरा ही हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हमारे छूटने नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है, हो जाता है, सब में पेजेस भर जाएंगे। लेकिन फोकस पहले पेपर कंप्लीट करना होना चाहिए। ठीक है, कई बार हमें पेजेस भरने के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। आंसर राइटिंग जब करोगे, जब आंसर्स लिखोगे, तो पेजेस भरने वाला पॉइंट हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, पेन। देखो, पेन यूज करना भी, कौन सा पेन यूज करना है, कैसा यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो जब लिखना होगा 4 दिन लगातार और स्पीड में पेपर कंप्लीट करना होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो 2-3 मेरे पास सजेशंस हैं। एक तो पेंटोनिक कर पेन होता है। ठीक है, और एक पेन जो मैंने यूज़ किया है वो ये है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइट चलता है पेन जनरल कंडीशन में, और कुछ लोग वो V7 V5 जब गूगल सर्च करोगे तो ये आएगा। आपको क्या करना है, आपको जो भी रैंडम पेन पता चल रहे हैं लोग यूज़ करते हैं उन सबको एक एक पेन मंगा लेना है और उससे आंसर लिखने की कोशिश करनी है। नोट्स लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो उसको लिखो। तो जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड किससे बन रही है, जिससे स्पीड होगी एंड देन आप उसी पेन से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पेन की बात हो गई। दूसरी बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन, जनरली हमारी स्कूल से आदत होती है कि हम दोनों पेन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों पेन्स नहीं यूज़ करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप एकदम ही प्रो हैं कि भाई आपकी स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल है, कि आप पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तब बात अलग है। बट जनरल केस में, क्योंकि जब हम एक पेन रखते हैं दूसरा पेन उठाते हैं तो उसमें भी टाइम जाता है, और वो वाला टाइम जो सेकेंड्स का होता है वहाँ पर वो मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करोगे 3 घंटे लिखने की, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसी में 10-15 मिनट होंगे कि वो अंगूठा भी लगवाएंगे, साइन भी करवाएंगे, तो प्रोसेस होता है, 10 मिनट वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो पेन चेंज करना मैं पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको अपने लेवल पर लगता है कि नहीं हम लिख लेंगे, हमसे हो जाएगा, तो दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, पेन हो गया। उसके बाद अगली चीज़ आती है प्रेजेंटेशन। तो हमारी हैंड राइटिंग को हम बदल नहीं सकते कि हम एक दिन में रात में चेंज कर देंगे हैंड राइटिंग। बट ये ध्यान रखना है कि हमारी हैंड राइटिंग ऐसी हो कि जो सामने आंसर पढ़े
उसको लगे कि हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा ना हो कि उसका मन उचट जाए कि पन्ना बदलो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग तो सबको सही लगती है, अपनी हैंडराइटिंग तो सबको समझ में आती है, कोई आपके आसपास है तो उसको पढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि राइटिंग समझ में आए और काम नीट एंड क्लीन हो। जैसे हम बचपन में काटते रहते थे और कुछ किचपिच कर दिया, वो वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये बहुत ही बेसिक्स जो आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है। इसके साथ साथ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब आपको इंक्लूड करने होते हैं, मैप्स, ठीक है। जितना ज़्यादा अपने आंसर को सुंदर दिखाओगे उतना अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि हमने बस सुंदर दिखा दिया और कंटेंट नहीं लिखा अच्छा तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे, वो केस नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक्स हो गए। देन आपके क्वेश्चंस लूँगी मैं। पहले अब हम बात करेंगे एक एक जीएस के पेपर की, क्या होना चाहिए। सबसे पहले GS1 से शुरू करते हैं। देखो GS1 सबसे लेंदी होता है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बड़े बड़े, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये अपने आप में इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि इनको हमें अलग अलग अगर टाइम देने लगे तो फिर तो महीनों इसी में लग जाएंगे। बट देन हमको करना कैसे है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। जो स्मार्ट वर्क है वो इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है। अब जिसमें जो छोटा सा ही टॉपिक है, मान लो इंडियन सोसाइटी, तो उसमें तो देख ही लोगे कि विमेन से संबंधित क्वेश्चन आया है, ट्रांसजेंडर से आया है, बच्चों से आया है, एल्डरली से आया है, तो सब पर कर लिया जा सकता है। बट देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री अलग हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग हो गई, ठीक है। तो इनके लिए आपको थीम्स पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी थीम से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अदरवाइज तो उसमें एक ओशियन है जिसमें खो जाओगे, उसमें खोना नहीं है हमको। हमको थीम्स के बेसिस पर अपने नोट्स प्रिपेयर करने, राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही थीम्स इंपॉर्टेंट है, बट देन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली अब GS1 में आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट, फिर ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो सोर्सेज अब क्या होंगे इसके, ठीक है। तो अगर मैंने आप लोगों को शायद मैंने पिछली बार बताया था, मैंने सारे GS के पेपर्स के फ्रॉम 1 to 4, 5 और 6 का भी बताया है, सोर्सेज बता रखे हैं, ठीक है, कि आपको कहाँ से नोट्स बनाने हैं। तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं, मैं एक बार लिंक शेयर कर दूंगी। अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ। सी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। गूगल सर्च भी करोगे तो एक ही टॉपिक पर हिस्ट्री को अगर ढूंढोगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड इतने सारे मिल जाएंगे टॉपिक्स के नोट्स कि ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बट देन यू हैव टू स्टिक टू वन। आपको जो सबसे सही लगे उसके नोट्स पर आपको स्टिक करना है, ठीक है। उसके नोट्स पर स्टिक कर कर मैं ये रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेंस में लिखने का अपना अलग ही महत्व है। चाहे जितना दुनिया भर का पढ़ लो, लेकिन लिखोगे नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है मेंस में। तो नोट्स अपने हाथ से बनाने चाहिए, ठीक है। कोई आपको दे रहा है नोट्स, कहीं से मिल रहे हैं, तो उसको भी लिखो, ठीक है, उसको भी कॉपी कर कर लिखो अपने नोट अपने हाथों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो एंड इंडियन सोसाइटी, अब इंडियन सोसाइटी वाला जो टॉपिक हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होगी, वहाँ पर इतना करंट अफेयर्स की भूमिका नहीं होती है। लेकिन कैसे भूमिका हिस्ट्री में भी हो सकती है, जैसे मान लो NCM है, NCM कब इसको 100 साल पूरे हुए, या फिर 2025 में कौन सा अगस्त की घटना थी जिसको 100 साल कंप्लीट हुए, कौन सी घटना थी? मैम अभी RSS का था। 1925 में कुछ अगस्त में हुआ था, काकोरी काकोरी इंसिडेंट, ठीक है। सत्याग्रह हुआ था। काकोरी इंसिडेंट जो हुआ था 1925 में हुआ था, 2025 में उसके 100 साल कंप्लीट हुए। तो अब जब मैम वैकुंठ सत्याग्रह भी हुआ था शायद, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया था उसे 24 का था, 24 का 24 था, में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है। 24 का था, ठीक है। तो अब ऐसे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए इस तरीके से सोचेंगे कि ये वाले टॉपिक्स हमारे लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, और बाकी हमारे लिए थीम्स हैं ही हैं, ठीक है। बाकी इंडियन सोसाइटी वगैरह के लिए जैसे बहुत सारी कोचिंग के नोट्स हैं। ओनली IAS की प्रहार रेफर कर सकते हो, विजन IAS रेफर कर सकते हो। विजन IAS में और ओनली IAS का डिफरेंस बता देती हूँ। ओनली IAS वाले क्या करते हैं, प्रहार में अपने सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स देंगे, ठीक है, और उसमें जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें होंगी उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। विजन IAS की जो 365 आती है उसमें जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहते हैं, ठीक है, कि कोई अगर इवेंट हुआ, मान लो महिलाओं से संबंधित नारी वंदन अधिनियम आया, तो फिर महिलाओं का एक टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट, तो वो अपनी मैगजीन में मेंस के करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको करना होगा,
तो ये चीज़ होती है डिफरेंस कि जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स में होंगे वो विजन वाले इंक्लूड करते हैं, प्रहार वाले सबको इंक्लूड करते हैं। तो प्रहार एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज देयर आर मेनी कोचिंग्स जहाँ से आपको सही लगे आप बना लीजिए। बस नोट्स बनाते वक्त दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है हमारी थीम्स का ध्यान रखना एंड दूसरा है हमारा सिलेबस। ठीक है, अगर आप नए हैं तो 2-3 बार सिलेबस को पढ़ो, देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है एंड देन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमको अपने सारे पॉइंट्स को सिलेबस के कवर करना है। ठीक है, तो GS1 का मोटा मोटा मैंने बता दिया है। GS2 में भी कुछ स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट आएगा। ठीक है, उसके लिए बेसिक्स लक्ष्मीकांत से देख सकते हो अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ रखा है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में पॉलिटी वाले पार्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के, उनको ध्यान में रखकर पढ़ो, वरना तो ऐसे पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन गवर्नेंस सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है ये भी हमारा करंट अफेयर्स से हो सकता है, मगर थोड़ा सा हमको इसमें स्टैटिक भी देखना पड़ेगा। गवर्नेंस के लिए जो हमारे SHGs हो गए या कुछ भी हो गए उसमें हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एक GS2 का पार्ट है जो हमारा कंप्लीटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, वो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कुछ भी स्टैटिक नहीं है, जो भी आपके करंट अफेयर्स के इवेंट्स रहेंगे उनको हमको रेफर करना होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा GS3। GS3 अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। अब इसमें आ गया साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर वगैरह के बेसिक नोट्स भी होने चाहिए कि हमको NDMA एक्ट के बारे में पता है, बेसिक्स बनाओ, बट देन क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं वो हमारे करंट अफेयर्स ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। तो GS2 और 3 में करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू GS4। ठीक है, GS4 सबसे डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और एथिक्स के बारे में ना प्रीलिम्स में पढ़ना होता है ना स्कूल से पढ़ कर आए हो। ठीक है, तो जनरली कंडीशन में ये होता है कि एथिक्स पढ़कर पहली बार में समझ नहीं आती है। ठीक है, ऑल्दो है आसान लेकिन समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा टाइम देना पेशेंस के साथ। कोई भी अगर आप मान लीजिए आप GS1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एथिक्स लेकर चल सकते हो कि हम थोड़ा सा समझेंगे, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे कि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ एथिक्स के लिए, बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, यूट्यूब चैनल ही है, UPSC का बताते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लैरिटी से समझ में आएंगे। अंग्रेजी मीडियम के हैं वो, कोई पाथी सर कर हैं, साउथ इंडियन है शायद, पता है किसी को नाम एग्जैक्टली? एथिक्स 101 कर चैनल है उनका शायद। ठीक है, तो जो अंग्रेजी मीडियम के हैं, KM पाथी, यस राइट, KM पाथी को फॉलो किया जा सकता है, उनका चैनल एथिक्स 101 कर है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बताया है, और जो सोचने का हमारा दायरा होता है ना उसका विस्तार हो जाएगा उनके कुछ वीडियोस से। ऑल्दो वो सब कुछ अवेलेबल नहीं है, बट देन इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यही नाम है, एग्जैक्टली उनका चैनल मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो देख सकते हो। ऑल्दो उनका फोकस UPSC पर है। ठीक है, और एथिक्स का जो 2024 का पेपर था वो हमारा थोड़ा थोड़ा UPSC के लेवल को उन्होंने, मतलब फिर भी कुछ कुछ वहाँ से आइडियाज़ लिए हैं। तो हमको अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होनी चाहिए। जब हम उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हम कुछ भी डील कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है एथिक्स के पेपर में करना क्या है, जब हमको एक बार चीज़ें समझ में आ गई कि हमने पढ़ लिया, एथिक्स के पेपर में सिलेबस में जो जो शब्द लिखा है सबकी डेफिनेशन एटलीस्ट दो दो। ठीक है, दो नहीं तो एक डेफिनेशन तो एटलीस्ट हमें लर्न करनी है, साथ में उसके एग्जाम्पल्स, ये हमको ध्यान में रखकर ही चलना है। एथिक्स के लिए सोर्सेज क्या फॉलो कर सकते हो, एथिक्स के लिए अगेन ओनली IAS के सुमित रेवड़ी सर की एक किताब है, उसको रेफर किया जा सकता है। एंड विजन IAS के नोट्स एथिक्स के लिए बहुत बल्कि हो जाएंगे तो उसको मत रेफर करना, अदरवाइज कुछ भी गूगल सर्च करोगे तो फिर मिल जाएगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं है। एथिक्स को हमें पढ़ना ज़्यादा है और एथिक्स के नोट्स बहुत कम होने चाहिए। एथिक्स में एंड में आकर 10-15 पेजेस में, 10-15 कम हो गए बट 20-25 पेजेस में पूरे नोट्स हो जाने चाहिए, हर टॉपिक का एक एक पेज। ठीक है, ऐसे बना लो, एथिक्स को रटना बहुत है। वहाँ पर एथिक्स में जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो बहुत सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, तो सिमिलर मिलेंगे बट देन हमें जो कंटेंट होगा वो भी सिमिलर लिखना होगा, मगर उसको हमें रीफ्रेम करके लिखना होगा। जैसे इसी बार करप्शन टाइप के क्वेश्चंस कुछ रेपिटेटिव थे, या फिर एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन पूछते हैं तो 2-3 क्वेश्चन एप्टीट्यूड पर पूछ लिए, तो अब हम हर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में डिफाइन थोड़ी ना कर सकते हैं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो एथिक्स कुल मिलाकर विल बी अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग गेम जो लोग नए हैं। ठीक है, तो एथिक्स के लिए मैं थोड़ा सा अलग से भी गाइड कर दूंगी अगर प्रॉब्लम होगी तो। देन कमिंग टू GS 5 and 6।
ठीक है, GS 5 एंड 6 आपको पता है यूपी स्पेशल है, और यूपी स्पेसिफिक है, 2023 से जुड़े हैं, और जो इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके लिए आपको कंटेंट ऐसा नहीं है कि पूरा परोस दिया जाएगा। GS 1 to 4 में तो इतना कंटेंट अवेलेबल है कि उसकी कमी नहीं है। GS 5 एंड 6 के लिए भी अब हो गया है, बट स्टिल वहाँ पर जो एक नया कुछ पूछे जाने के चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो उस दिन के सेशन में भी मैंने बताया था, आज के सेशन में भी बता रही हूँ कि यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपडेटेड नहीं है सालों से, बट देन आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट को ढूंढिए। ठीक है, देखिए कुछ आपको नया मिलता है क्या, तो ये आपको एक एडिशनल काम करना होगा। और नोट्स के लिए कहीं से भी फॉलो कर सकते हो, जो हमारे MGP के स्टूडेंट्स हैं यानी कि मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के, उनको मैं अपनी तरफ से GS 5 और 6 के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। नाउ कमिंग टू हिंदी। सी, हिंदी और ऐसे 150-150 के होते हैं, बाकी सारे 6 पेपर्स हमारे 200-200 के मार्क्स के होते हैं। हिंदी पेपर जो 2024 का था काफ़ी आसान पेपर था। ठीक है, वैसे भी जनरली ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ दे देते हैं। ठीक है, कुछ लेटर आता है, कुछ अपठित गद्यांश आता है, देन वोकैबुलरी के पार्ट आता है, मुहावरे वगैरह सब आता है। सी, अब हमको डर किस में लगता है, लेटर राइटिंग में हमको लगता है अरे भाई हमको कहाँ से आएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, लेटर राइटिंग कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, लेटर्स हमको बस एक फॉर्मेट पता होना चाहिए और उसको हमको रटना है। और कई बार क्या करते हैं, लेटर या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं या तो हमको कोई सिचुएशन दे देते हैं, जैसे हमको स्कूल में दे देते हैं कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखो। ठीक है, सिमिलर काइंड से यहाँ पर दे देंगे, तो हमको बस अगर हमने 1-2 बार देख लिया तो हम कर ले जाएंगे। अगेन, हिंदी के पेपर में 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ पर हमको एक हिंदी का मात्र पेपर होगा जिसके लिए टाइम मिलेगा, तो वहाँ पर हिंदी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, वोकैबुलरी पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए कि वोकैबुलरी हम मतलब एटलीस्ट 90% सोच कर जाएंगे, वोकैबुलरी हमारी 90-95% सही हो जाएगी। ठीक है, और जो लेटर हुआ उसकी प्रैक्टिस अभी से मत करो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस जब एग्जाम की डेट आ जाए, 1.5-2 महीने बचे, या फिर जो कॉन्फिडेंट है वो एंड के 1 महीने में, इतनी प्रैक्टिस उसको घिस डालो, उसको सारे लेटर्स को लिख डालो। ठीक है, लेटर्स में पूछा क्या जाता है कि उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा, या फिर डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। तो ये हिंदी के जो लेटर्स हैं इसके मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ अगर थोड़ी हैंड राइटिंग साफ होगी तो हिंदी के लेटर्स के जो मैंने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स, वो आई विल प्रोवाइड। देन कमिंग टू द, और अपठित गद्यांश की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना PYQ से, तो समझ में आ जाएगा कि भावार्थ क्या होता है। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि हम किसी में थोड़ी सी शब्द सीमा भी लिखते हैं। ठीक है, अगेन उसके लिए भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स, वरना उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देन कमिंग टू ऐसे। ऐसे की उस दिन भी मैंने बात की थी और आज भी करूँगी। ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे GS 1 to 6 से हो जाएगा, मैं भी यही कहूँगी GS 1 to 6 अच्छे से पढ़ लोगे तो ऐसे के लिए अलग कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे के लिए सिर्फ हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा थोड़ा सा अच्छी भाषा। ठीक है, कुछ अच्छे कोट्स हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी के हों, कुछ पोएम की लाइन्स की हम शुरुआत कैसे करें, कंक्लूड कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा, वरना थोड़ा सा टॉपिक्स को निकाल कर प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखकर कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आए हैं उनसे हम ऐसे के नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट देन इतना करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिखना। ठीक है, ऐसे को हम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि जब हम लिखेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि हम किस क्वालिटी का ऐसे लिख रहे हैं। अदरवाइज हमको लगता है हम कर लेंगे, लेकिन करेंगे जब वहाँ पर जाकर तो रियलाइज़ होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी रह गई बाकी। इसलिए हफ्ते में कोई आपका इवैल्यूएट ऐसे कर रहा हो या ना कर रहा हो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको लिखना है बैठकर, क्योंकि जितने बार जब लिखते रहोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अपना ऐसे लिखने के बाद पढ़ना ज़रूर। ठीक है, जब खुद पढ़ोगे ना तो इंसान को पता होता है उसने किस लेवल का ऐसे लिखा है, स्कूल वाले लेवल का लिखा है कि इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लायक लिखा है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऐसे की। हिंदी के लिए सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हिंदी के लिए देखो वोकैबुलरी के लिए हरदेव बहारी, PN पांडे को रेफर किया जा सकता है, एंड देन साथ में जो यूपी PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में वोकैबुलरी पूछी गई है वो, अपठित गद्यांश और जो है हमारा लेटर वगैरह वो हमारा PYQ से हो जाएगा। ठीक है, और जो रीसेंट फॉर्मेट वगैरह होता है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। देन कमिंग टू ऐसे। ऐसे के लिए ऐसा कोई सोर्स आपको नहीं फॉलो करना है कि लोग पूछ रहे हैं इस किताब को कर लें उस किताब को कर लें। कंटेंट की ऐसे के लिए कमी है ही नहीं, सिर्फ कमी होती है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ ठीक है, परफेक्ट। अगर ऐसे कोई नोट्स हैं, हाँ किसी ने मुझे बताया था शायद उन्होंने PYQs प्रोवाइड कर रखे हैं,
पीवाईक्यूज की लिस्ट, तो उसको बिल्कुल उठाकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद देखना पड़े, उनके जो भी नोट्स हैं वोकैबुलरी वाले वो रेफर कर लो, ठीक है। ऐसे के लिए कोई किताब मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगी, ओके दान्या, ठीक है। ऐसे के लिए मैं कोई किताब नहीं रिकमेंड करूँगी जो लोग पूछते हैं, क्योंकि आप जीएस का कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। पहले कोई ज़माना था जब लोग एक एक किताब से पढ़कर पतली-पतली चले जाते थे रट कर, अब वैसा नहीं होता। प्रिपेयर कैसे करना है? अगेन यूपीपीएससी के सिलेबस जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ऐसे पूछे जाते हैं। हमेशा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा पेपर में, लेकिन वो जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा ये हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शंस मिलेंगे। 3 ऐसे लिखने होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और सब में हमको 3-3 ऑप्शंस होते हैं, मतलब कुल मिलाकर 9 में चूज़ करना है 3। तो ऐसे को लिखते वक्त बस थोड़ा-सा पेशेंस के साथ सही ऐसे का टॉपिक चूज़ करना, ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? क्योंकि कई बार जो चीज़ हमको देखने में आसान लग रही होती है, वो लिखने में आसान नहीं होती, और जो हमको देखने में डिफ़िकल्ट लग रही होती है, वो लिखने में बहुत आसान होती है। तो वो वाला जो पॉइंट पे डिसीजन है ना, डिसीजन मेकिंग, वो बहुत रेलेवेंट रोल प्ले करती है ऐसे राइटिंग में। बाकी अगर ठीक-ठाक ऐसे लिख कर आओगे, तो एवरेज मार्क्स ऐसे में आराम से मिल जाएँगे। हिंदी में लोगों के मार्क्स 110 तक आते हैं आराम से, ठीक है? तो हिंदी की लड़ाई अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वही आपको एसडीएम बनाएँगे या फिर नायब तहसीलदार बनाएँगे। तो उसको वोकैब्युलरी को रोज़ आधा घंटा देना ही है, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो लिख-लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ पाना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये हमने सारे 8 पेपर्स के बारे में। एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं 80-85, ठीक है? मिलने वालों को तो 100 भी मिलते हैं, ठीक है? 95-100 भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर एवरेज सोच कर चलो कि हमें मिल जाएँ, तो 80-85 के लगभग मिलते हैं, ठीक है? ये हो गया। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया है। जो यूपीएससी की मैगज़ीन्स हैं, विजन आईएएस की जो 365 आती है यूपीएससी वालों के लिए, या फिर यूपी, या फिर जो विजन की मंथली आती है, ठीक है? करंट अफेयर्स के लिए अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स जो भी टॉपिक्स हैं, उसका कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? तो इसका ये मैं ट्राई कर सकती हूँ। और क्या चीज़ होती है? चलो, और मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बताऊँगी। नाउ अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, 2 चीज़ें और बतानी है। एक पॉइंट है कि हमारा जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसकी डिटेल्स चैनल पर डाल दी हैं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। साथ में मैंने थीम्स प्रोवाइड करी हैं। सी थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट देन ऑब्वियसली आपको काम मेहनत करनी पड़ेगी। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, दैट इज़ जीएस 5 और 6 के नोट्स, ठीक है? बाइलिंगुअल होगा, और मॉडल आंसर्स जो हम डिस्कस करते हैं उसके भी मिलेंगे। ये प्रोग्राम हमारा 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, बट देन इसके रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अगर आप अभी भी कोई ज्वाइन करता है तो उसके रिकॉर्डेड सेशन से चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है, और आगे जैसे चल रहा है उसमें वो जुड़ सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि आई विल बी स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है? डेली आंसर राइटिंग मैंने पहले सोचा था, लेकिन वो नहीं करूँगी। हाफ लेंथ टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 20th दिसंबर शुरू होगा, जिसका शेड्यूल मैं प्रोवाइड कर दूंगी। वीकली टेस्ट रहेंगे। वीकली टेस्ट में पहले हाफ लेंथ करेंगे 10-10 क्वेश्चंस, ठीक है? एंड देन फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे पूरे हमारे 20-20 क्वेश्चंस वाले। गूगल मीट में ज्वाइन करवाकर ही टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी, और उसके साथ ही इस बार मैं कोशिश करूंगी, जैसे कोई लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं गूगल मीट में, तो 1 दिन का टाइम दूंगी कि पूरे दिन में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है? विद इन 24 आवर्स। ये मेरी तरफ से रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए, हिंदी के लिए फ्री इनिशिएटिव देने की कोशिश करूँगी। एंड जो हमारे लोग एमजीपी वाले होंगे, यानी कि मेंस गाइडेंस प्रोग्राम वाले, वो उनका अगर ज़रूरत होगी तो उनके मैं सेशंस अलग से ले लूँगी मेंस के लिए, स्पेसिफिकली गाइड करने के लिए, कि बीच बीच में कुछ ऐसा ज़रूरत हुई, क्योंकि इंश्योर नहीं कर सकती कि वो चीज़ पक्की होगी, राइट? एंड येस, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अब आप लोगों के क्वेश्चन ले सकते हैं, जिनका भी पहली बार है आराम से पूछ लो, फिर बार बार मैं बता नहीं पाऊंगी। तान्या बताओ। मैम कोई ऐसा जर्नली डाउट नहीं है, बस यही है कि कैसे अपने आंसर्स को इनरिच करा जाए, कि जर्नल आंसर तो लिखे जाते हैं, वहाँ टाइम का इतना प्रेशर होता है, ऐसा लगता है सारे आंसर हम जर्नली लिख के आए हैं, सी तो उसको कैसे मैनेज करा जाए? देखो, एक पॉइंट के बाद जब हमको आंसर राइटिंग आ जाती है
तो हमको आंसर लिखना कठिन नहीं होता, ठीक है, हम लिख लेंगे चाहे क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, बट देन हम वो जनरलिस्टिक वे में ना लिखें, उसका कंटेंट अच्छा हो। उसके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमको कंटेंट रटना पड़ेगा, ठीक है, बिना कंटेंट को रटे, क्योंकि वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं है। तुम सोचो कि तुम बना कर लिख दोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा रट सकते हो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, या फिर मान लो एनजीओ का रोल पूछ लिया जाता है, तो एनजीओ के रोल की जो सब हेडिंग्स हैं वो हमको ट्रिक्स के थ्रू लर्न होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने लिए बना रखी थी ABC कर, ठीक है, तो ए से था जैसे एडवोकेसी का रोल है, ठीक है, बी से था ब्रिजिंग द गैप, क्योंकि हमें स्ट्राइक करना चाहिए। वहाँ पर हमको रोल तो आसान हो गया, अब एनजीओ का रोल तो किसको नहीं आता होगा, बट देन उन कीवर्ड्स के साथ वहाँ पर हम रेप्लिकेट कर पाए। इसके लिए ओनली थिंग इज जितना ज़्यादा कंटेंट को रट सकते हो। अपने कंटेंट के नोट्स बनाने के बाद आपका काम एक होना चाहिए रटना। कई बार हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में करते हैं कि भाई हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, और हम कंटेंट को एनरिच नहीं करते। कंटेंट एनरिच करने के लिए लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है तान्या? ओके मैम, थैंक यू। और एक चीज़ और होती है कि हम वहाँ पर चाहे जितना भी सोच कर जाएं कि 20 क्वेश्चंस में हमारे कंटेंट एकदम हाई लेवल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी कोशिश करो कि एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चंस में हम बढ़िया कंटेंट लिख कर आएँ कि हमको लगे कि हमने कुछ लिखा है, ठीक है? अगर 5-6-7 क्वेश्चंस जनरलिस्टिक भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस हैं और उस प्रेशर में पेपर कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन की क्वालिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मुझे यहाँ पर याद आई, क्वेश्चन को जब भी पढ़ोगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है, इनिशियली हमको लगता है अरे हमको ये तो आता है, ये तो आता है, ये बता दें, ये भी बता दें, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस करना एंड देन सेकंड में मूव ऑन कर जाना, क्योंकि जो पूछा गया है मार्क्स उसी में मिलेंगे। एक्स्ट्रा मान लो तुमने बहुत कहानी एक्स्ट्रा वाली बता दी है, तुमको बहुत अच्छे से आती है, तो उसमें तुमको आधा मार्क्स और मिल जाएगा, लेकिन अगर पेपर छूट गया तो वो आधा मार्क्स किसी भी तरीके से वैल्यूएबल नहीं रहेगा, ठीक है? पेपर को कंप्लीट करना भी एक टारगेट होना चाहिए, बट देन टारगेट वो वाला जब हमको तब अचीव करना है जब हमारा कंटेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है? वरना लोग क्या करते हैं, कंटेंट को ध्यान ही नहीं देते हैं, बस पेपर कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा भी वहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं होता है कि वो देख ही नहीं रहे, आंखें बंद कर करके भी पेपर नहीं चेक किया जाता, ठीक है? तो मतलब सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। विशाखा बताइए। विशाखा आपने हाथ उठाया था? जी, 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 मैम। हाँ जी। बताइए। हाँ हाँ। मैम आप जैसे बोल रहे थे कि आप जीएस 5-6 के भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो टेंटेटिवली आप जैसे कब प्रोवाइड कर देंगे? लाइक मैं हरियाणा से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम यूपी, ओके ओके। और तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा ऐसे है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है यूपी के बारे में ज़्यादा ना, यूपी स्पेसिफिक के पेपर्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा डाउट था मुझे। ओके। हम एक्चुअली जो हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें हम एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने GS1 कर दिया है, 2 में चल रहे हैं फिलहाल, तो ऐसे हम जब 4-5 में जाएंगे, जो 5-6 हमारा पहुंचेगा जनवरी तक, ठीक है? जनवरी एंड या फिर हाँ जनवरी, मिड ऑफ जनवरी के लगभग हम शुरू करेंगे, क्योंकि फरवरी मिड तक तो हमारा प्रोग्राम ही है, ठीक है? तो एंड वाले ही जनवरी मिड से फरवरी मिड तक नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे GS 5 और 6 के। ओके मैम, ओके। थैंक यू। क्लियर करने के लिए NT के कितने मार्क्स होने चाहिए? टोटल 6। देखो ऐसा कोई वो रेंज वो नहीं है, लेकिन तुम सोचो कि जो क्या नाम था 2023 के जो टॉपर थे, उनके कुछ 867 मार्क्स थे, ठीक है? उनके कुछ 867 मार्क्स थे, और NT के लिए मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन डिफरेंस होता है, कम से कम 100 मार्क्स का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। आई माइट बी रॉन्ग, इसको चेक करना पड़ेगा। तो तुम समझ लो कि 1600 में 867 पर इंसान 67 और 37 ऐसा कुछ था, तो वो बन रहा है SDM, ठीक है? और मेंस हमारा कितने मार्क्स का होता है? मेंस टोटल कितने मार्क्स का होता है? 1500 मैम। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? मैम 100। तो मेंस के मार्क्स मैटर करेंगे, ठीक है? मेंस में क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स मिल गए, एवरेज अगर सारे पेपर्स हमने कंप्लीट कर दिए, एंड पेपर को जानना कैसे होता है कि भाई हम पेपर अच्छा कर आए कि नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये तरीका है तो भाई हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस में ऑब्वियसली इतना सब्जेक्टिव है, कौन चेक कर रहा है, भगवान आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट देन हमारी तरफ से हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, वो एक तरीका ये है कि हमको लगे कि अगेन हम 60%, 50 से 60% क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर आए हैं, कि हमने उसमें थोड़ा सा इनोवेशन भी किया है, कंटेंट भी प्रेजेंटेबल लिखा है, ठीक है? और सेकेंड चीज़ है कि हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के साथ सारे पेजेस को फिल करने की कोशिश की।
ठीक है, तो ये 2-3 क्राइटेरिया है, अगर हम ऐसा कर कर आ रहे हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा पेपर सही हुआ है। देन अगेन ये तो जीएस पेपर्स के लिए हो गया, हिंदी का भी रोल होता है, ठीक है, कि हिंदी में हम कैसा कर कर आए। कई लोग जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लेकिन हिंदी उनका इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हाँ, 887 थे, ठीक है, तो 887 1600 में थे, तो उनको कितने मार्क्स मिले होंगे? 60-65 ऑन एन एवरेज मान लो इंटरव्यू में, तो उनके लगभग 60 अगर मान लेते हैं तो कितना हो गया? 827 1500 में, ठीक है, ओके 70 मार्क्स मिले थे, ठीक है, तो 70 मिले थे तो बढ़िया। तो मेंस में उनके 817 मार्क्स थे, ठीक है, तो 817 के लिए अब सारे जीएस पेपर्स में 100-100 तो नहीं मिले होंगे, ठीक है, बट स्टिल एवरेज मान लेते हैं कि किसी में 110 मिल गए होंगे, किसी में 90 मिल गए होंगे, तब भी हम 100-100 मान लें, उनको चाहे जितने भी मिले हों, हमें पता होना चाहिए कि हम मान कर चलें कि हमारा सब में 100 के ऊपर ही टच करना चाहिए जीएस पेपर्स में। और वो टच कैसे करेगा? अगेन जो पॉइंट्स मैं पहले बता चुकी हूँ, कंप्लीट करना है, सारे प्रेजेंटेबल, कंटेंट अच्छा, ये वाली चीज़ों को ध्यान में रखकर। देन हमारा बाकी जो मार्क्स हैं 100-100 600 के बाद 200 जो मार्क्स हैं वो तो हमारे हिंदी और उससे आराम से निकल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो सुनने में थोड़ा आसान लग रहा होगा, ये तो बड़ा आसान है, भी हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट येस, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी, मतलब वो थॉट होना चाहिए। शिखा बताइए। यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने इससे पहले भी अभी ये मेंस दिया था यूपी पीसीएस का जो था, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैम जीएस के जो पेपर है 1 2 3, तो क्या इसमें भी यूपी स्पेशल इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डाल मैम सकते हैं। जैसे इस बार लैक हो गया था, मतलब इतना ज्यादा नहीं डाल पाए थे, बस पेपर ही कंप्लीट किया और सारा कुछ, तो देखो हमें एक चीज़ आंसर्स लिखते वक्त, एक चीज़ अगेन तुम लोगों की बातों से याद आ जाता है, एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि अब अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हमने एनजीओ के रोल की बात करी है तो सिर्फ हम रोल लिखाएं या फिर हम उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करें एनजीओज के हर पॉइंट में, मतलब एटलीस्ट हर पॉइंट में कोशिश करें लिखने की। और वो एनजीओज अगर हमारे यूपी स्पेसिफिक है, बहुत बढ़िया, ऑल्दो हमारा जीएस 5 एंड 6 एनजीओज का वो करेगा, लेकिन हम जीएस 2 में भी एनजीओज लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा वो कॉन्टेंट ऐड हो सकता है। तो यूपी के पॉइंट्स को डालना है एंड एग्जाम्पल्स वगैरह हर चीज़ में डालने की कोशिश करनी है। जहाँ पर भी लग रहा है वहाँ पर एग्जाम्पल डाल दो। कुछ क्वेश्चंस में सूटेबल एग्जाम्पल्स स्पेशली मेंशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी में नहीं मेंशन करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हो सकता है अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स कोशिश करो। क्या हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन था, एक मैंने स्टूडेंट का आंसर पढ़ा था, बुंदेलखंड से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है, पता नहीं कहीं उसको उसमें था, पेपर में नहीं पूछा गया था, किसी टेस्ट में था, तो उसने मुझे एग्जाम्पल बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल दिया, आई वॉज वेरी इम्प्रेस। उसने एग्जाम्पल दिया कि कैसे चने की चना जो है वहाँ पर प्रेवलेंट है और चने से कैसे उसको बुंदेलखंड को और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा सकता है, कि उससे संबंधित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप की जाए। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही जनरलिस्टिक हैं, तो आपको भी बेसिक्स पता होगी, या आप आसपास जहाँ क्षेत्र के रहते हो वहाँ का तो पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह एग्जाम्पल्स को रट कर ही जाना है, बट हमें थोड़ा सा स्मार्टली रेडी होना चाहिए कि इस तरीके से हमको एग्जाम्पल्स को पुट करना है। उसके लिए प्रैक्टिस अगेन विल ओनली हेल्प यू, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये वाली चीज़ हम यहाँ रख सकते हैं, ये वाली चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम एक और चीज पूछनी थी मैम, जैसे ये पेजेस होते हैं फिल करना, तो मैम एकदम लास्ट तक एकदम मार्जिन तक ही लिखना होता है या थोड़ा मतलब अगर रह जाता है जैसे 3/4 ही एक पेज का लास्ट वाला लिखा तो? कोई बात नहीं, इतना ठीक है, इतना वो थोड़ी ना, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/4 तक चलेगा, ठीक है। कोशिश हमको अपनी पूरी करनी चाहिए, लेकिन पहला उद्देश्य होना चाहिए पेपर कंप्लीट करना, ठीक है। तो अगर कोई 1.5 पेज में भी आंसर कंप्लीट हो गया है हमारा और उसके आगे हमको नहीं आता है, तो ये नहीं कि हम फर्जी बनाकर लिख रहे हैं कि भाई आधा पेज बच गया तो उसको कंप्लीट करें, छोड़ दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हमको क्वालिटी कंटेंट लिखना है और कोशिश करनी है कि कंप्लीट हमारा पूरा हो। अदरवाइज 1.25 1.5 भी कुछ आंसर्स में हो जाएगा तो वो चल जाएगा, दैट इज नॉट मैम पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैं यूपीएससी का मतलब मेंस देती हूँ और इस बार मैं प्री दिया था तो वो हो गया था, तो मेंस दिया तो उसमें बोल रहे थे यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है कि आप पूरा पेज भर के आना, यहाँ पे पेज देखते हैं मतलब बिल्कुल लास्ट तक। वो चीज़ होती है, लेकिन 20 क्वेश्चंस में हर पेपर में पूरे पेजेस भर कर रहो, वो थोड़ा सा रेयर सिनेरियो होता है। तो उसमें अगर हमारा 1.25 आ जाता है और लोगों ने ये बात कह रखी होती है तो हम उसी में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई हम तो 1.25 पे छोड़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ टेंशन मत लो, इतना नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली ये मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, पेजेस भरना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है।
और कुछ मैम हाँ एक चीज ऐसे में मैम पूछना था, जैसे कि यहाँ पे जैसे यूपीएससी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है हाँ मैम। दोनों एकदम वो डिफरेंट है हाँ ये इसमें मैम यहाँ जो लिखते हैं उसमें ज्यादा कोर्स वगैरह या फिर फैक्ट वगैरह ज्यादा मेंशन करना होता है। देखो बैलेंस करना है ठीक है ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट ही लिखते हैं हम जीएस का आंसर नहीं लिख रहे हैं हम ऐसे लिख ये रहे हैं एक फ्लो बनाकर बीच बीच में चीज़ों को मेंशन करना है यस ओके। हमें कोट्स वगैरह को रटना पड़ेगा ठीक है यूपीएससी में फिलोसॉफिकल पूछ लेते हैं यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक के पूछेंगे महिलाओं की समस्याएं तो अब महिलाओं की यस समस्याओं में सिर्फ डेटा डेटा जो जीएस में पढ़कर गए हो वही कोट कर दोगे तो वो ऐसे नहीं रहेगा वो ओवरडोज ऑफ डेटा हो जाएगा ठीक है तो एक फ्लो ऐसे का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो बैलेंस बनाकर कि हम डेटा भी लिखेंगे और हम महिलाओं से संबंधित 4-5 कोटेशंस भी लिंक कर जाएंगे जब भी महिलाएं से संबंधित आएगा तो हमारे पास होने चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है तो बस यस ओके मैम हाँ यूपी स्पेशल के लिए मैम वैल्यू एडिशन का जैसे और क्या कर सकते हैं मैम? जैसे मैंने अभी इस वाले अटेम्प्ट में सिर्फ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की बुकलेट पढ़ी थी मैम। ऐसे ऐसा जो उससे ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ था। देखो हाँ ओके तो वैल्यू एडिशन के लिए सी कोई भी यूपीपीसीएस के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो जब मैंने भी रिकमेंड किए थे सोर्सेज तो मैंने कहा था 2 सोर्सेज को कर जाना है एक से काम नहीं चलेगा ठीक है इसीलिए वैल्यू एडिशन का एक तरीका है कि हम यस यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनसे अपडेटेड रहें तो हमें कोई यस दुनिया भर का प्रोवाइड करे कंटेंट या ना करें अपनी तरफ से मेहनत कर कर हम अपने लिए वैल्यू एडिशन वहां से निकाल सकते हैं ठीक है मैम वो हो नहीं पाया था क्योंकि बीपीएससी मेंस भी दिया इस बार, यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस तीनों था हाँ वही है ना इसीलिए। तो अब ये चीज़ तो थोड़ी टफ है ना कि सारी चीज़ें बैलेंस करनी होंगी तो कैसे हो पाएगा यस राइट मैम। हाँ वो टफ हो जाता ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके बताओ पंखुड़ी कृति बताओ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरे डाउट्स काफी लंबे हैं। हाँ हाँ बताओ मैम मैम ये जो आपका क्लासेस है उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा जो आप ये अभी कर रहे हो सेशन इसकी रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ओके मैम। मैम फर्स्टली इधर ना मैम जैसे कि अभी 1 मंथ में मुझे बताना है, आप मुझे बताइएगा इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, मे बी मेरी कंडीशन का है, मैं बहुत पीछे तो नहीं हूँ जस्ट बिकॉज फर्स्ट मेंस है ना, मुझे लग रहा है मैम मेरी आंसर राइटिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। फिर मतलब काफी मैंने यूट्यूब पे देखा ना कि आंसर राइटिंग लोग फोकस कर रहे थे, बट जब मैं कर रही थी मैम मैं सोच ही नहीं पा रही थी, फिर मैंने उसको थोड़ा ड्रॉप करके मैम कंटेंट पे फोकस किया, क्योंकि जब सोच ही नहीं पा रहे हो तो मैम वो टाइम बीइंग में हो ही नहीं रहा था उसमें। तो मैंने मैम मैं जीएस 1 है मैम उसके लिए मैंने घटना चक्र की जो मेंस की वो आती है वो मैंने मंगाई थी और मैं उसको पढ़ भी रही हूँ, तो मुझे वो काफी अच्छा लगा, मुझे लगा उसमें सारे डायमेंशन कवर किए गए हैं। तो मैम उसमें मैंने जैसे कि एनसीएंट का पोर्शन था मैम, वो उसमें काफी क्वेश्चन दिए थे स्टेट पीसीएस यूपीएससी, तो उसको लेकर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जैसे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, कुछ की फ्रेमिंग करिए और कुछ ऐसे जो लगे थे टफ मैम वो मैंने ऐसे ही मैम उसको उतार लिया क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, कुछ को टॉपिक्स लिख दिया है। ठीक है मैम जीएस 1 में मैंने सोसाइटी उठाया था मैम, मैंने मैम जो पीवाईक्यू देखा उसमें महिलाओं पे और ये जो भी मतलब एलजीटीबीटी है और मैम जितने भी है मतलब वल्नरेबल सेक्शन है मैम उसको उठाया, तो वो वाला पोर्शन कर लिया है मैम। लेकिन जीएस 1 में अभी ज्योग्राफी मैम मैंने स्टार्ट नहीं करी है, बट मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैम 2 के लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा था टॉपर्स कॉपी है ना, आप उससे इवेल्युएशन करिए, तो मैंने दृष्टि की वेबसाइट से टॉपर्स कॉपी उठाई थी, तो लकीली वो जीएस पेपर 2 की ही मिल गई। तो मैम मैंने टारगेट रखा है कि हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट हर पेपर की 5 टॉपर्स कॉपी देखो, तो आइडिया लगेगा कि उसमें ये बिल्कुल गलती थी या उसमें ये। तो मैम मैंने जीएस पेपर 2 की ही शुरू करी, तो पॉलिटी पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए, तो मैम उन 2 में मतलब मैंने अपने नोट्स बना लिए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वीक के एंड में जब मैं एनालिसिस करती हूँ रिवीजन के लिए मैम, तो अगर मैं 53 पेज की कॉपी तो रिवाइज नहीं कर सकती, नहीं हाँ ठीक है तो मैंने मैम उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। लेकिन अभी मेरे नोट्स ना बहुत लेंथी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद पढ़ा नहीं है या कभी आंसर राइटिंग नहीं करी। जैसे प्रीलिम्स के मेरे बहुत क्रक्स नोट्स थे, मैंने खुद से ही बनाए थे, लेकिन यहाँ बहुत लेंथी हो रहे हैं। फिर मैम जीएस 2 की ऐसी है तो काफी कुछ मेरा रिवीजन हो गया मैम, 40 क्वेश्चन एक तरीके से हो चुके हैं, क्योंकि 20 उसके 20 उसके। मैम ऐसे इस तरीके से आप मान सकते हो कि मैंने पढ़ा है, वैसे मैम ऐसा तैयारी नहीं करी है जीएस 2 के लिए ना घटना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास मैम अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, कब से मंगाया बट आ ही नहीं पाया अभी ठीक तक। है अब एक एक बात बताओ वरना फिर मैं भूल जाऊंगी ओवरडोज ऑफ यस मैम इन्फॉर्मेशन पहले हो आप जाएगी इसका ठीक है आंसर बताइए मैम। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं किसी भी मैंने जीएस के बाकी पेपर्स नहीं देखे, जीएस 5 और 6 का घटना चक्र देखा था, ठीक कंटेंट था, बट देन इट रिक्वायर्ड वैल्यू एडिशन। ठीक है मुझे पता है हिंदी माध्यम के लिए घटना चक्र एक अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके लिए अगेन थोड़ा सा गूगल सर्च कर बहुत सारे हिंदी में वेबसाइट्स हैं, यूपीएससी वालों से हमको कीवर्ड्स और थोड़ी सी हेल्प लेनी है यूपीएससी के कंटेंट की, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यूपीपीसीएस के पीछे जाओगे ना तो वो थोड़ा सा मीडियोकर कंटेंट रहेगा,
ठीक है? चाहे वो यस मैम। है ना, वो कोई ऐसा नहीं हो पाएगा कि बहुत अच्छा क्लास लिख दिया, और कुछ-कुछ चीज़ों को एटलीस्ट हमको बढ़िया कीवर्ड्स के साथ, बढ़िया पॉइंट्स के साथ करना है, ठीक है? कई-कई जगह उन्होंने जो कंटेंट दिया है जीएस 5 और 6 का, तो बहुत ही जनरल दे दिया है, ठीक है? तो उसमें हमें लगेगा इसमें हम निकालेंगे क्या, ठीक है? जनरल चीज़ें तो हम अपने आप इवेंचुअली आ जाती हैं हमको, बना-बनू के हम लिख लेते यस हैं। तो मैम, वो इसीलिए मैं रिवीजन के टाइम, हाँ मैम, वैल्यू एडिशन करती हूँ हाँ, मैं। वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू ये टॉपर्स कॉपी वाला अच्छा तरीका है। हम एनालाइज करें, 4 करें, 2 करें, जितनी भी करें। टॉपर्स कॉपी से देखोगे तो अब वो लोग सही कॉपी डालते हैं। जनरल कंडीशंस में टॉपर्स के जब आंसर पढ़ोगे तो उससे भी पॉइंट्स उठा सकते हो, ठीक है? देखो उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं, उन्होंने क्या यूज़ कर रखा यस है, मैम। तो उससे भी नोट्स में अपने कॉपी कर लो। एक बार टॉपर की कॉपी देख ली और उससे जो भी सीखा उसको लिख लो, दोबारा उस कॉपी को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमने पॉइंट्स लिखे, तो जब हम आंसर राइटिंग करें उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, उसको उतारने की कोशिश करें, ठीक है? और आई अंडरस्टैंड नोट्स आप लोगों के नहीं बने होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, नोट्स बनाने की 2-3 स्टेजेस में हम बांट सकते हैं। अगर मोटा-मोटा देखा जाए, आपको अच्छे से टाइम मिलता है तो 3 में कर सकते हो, वरना मैं 2 स्टेजेस की बात करूँगी। पहली बार जब नोट्स बनाने चलोगे, और नोट्स को अपने हाथों से बनाना, मेहनत ज़्यादा लगेगी। कुछ-कुछ टॉपिक्स को, जैसे आप पॉलिटी की हर चीज़ नहीं बना सकते हो या फिर हिस्ट्री की हर चीज़ नहीं बना सकते हो, तो जो नहीं आता है उसका बना लो। अदरवाइज़ बाकी के लिए सबके बनाओ। और जब पहली बार बनाओगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत ओवरडोज़ हो गया, इतना क्या? लेकिन जब उसको रिवाइज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा ये तुमने बहुत फर्जी लिखा है, ठीक है? आई नो, लेकिन वो खुद ही पढ़ कर आएगा। पहली बार में नहीं हो जाएगा कि हम पहली बार में इतने स्मार्ट हो जाएंगे हम एकदम सटीक नोट्स बना दें। जब दोबारा-तिबारा रिवाइज़ करोगे तो अपने आप पॉइंट्स कटते जाएंगे। नोट्स बनाने के बाद रिवीजन 2-4 बार जब हो जाए और जब हमारा मेंस आने वाला हो, देन उन नोट्स को हमको शॉर्टन करना है, ठीक है? अगेन कमिंग टू एनजीओ, कि एनजीओ के हमने हर चीज़ कर रखी है, ठीक है? हमने यस रोल मैम। भी बना रखा है, लिमिटेशंस भी कर रखी हैं, वे फॉरवर्ड, सब कुछ हमने एनजीओ से रिलेटेड चीज़ें रख रखी हैं। जो भी डेटा है, कौन से एनजीओज हैं, सीबीआई ने कुछ दिया, आईबी ने कुछ दिया, सब हमने लिख रखा है। अब हम रिवाइज कर रहे हैं इसको, लेकिन जब हमारा एग्जाम आने वाला है तो हमको हर चीज़ नहीं लर्न करनी है। इसको हमें एक तो हाईलाइट कर लेंगे 2-3 रिविजन में, देन आने से पहले एग्जाम के हमारा दूसरे नोट्स बनेंगे, दूसरी स्टेज ऑफ नोट्स होंगे। उस स्टेज में हमारे पास एनजीओ से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, कि हमें भाई आंसर आएगा तो हमें कीवर्ड्स लिखना है, क्योंकि हम पहले तो इतना लर्न कर चुके हैं कि हम कहानी बांध लेंगे एनजीओ से संबंधित, बट देन कीवर्ड्स हम नहीं मिस आउट कर सकते। कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसी को हमें अंडरलाइन करना होता है। और उससे संबंधित डेटा, जो भी एनजीओ से संबंधित है, कितने परसेंट है, कुछ भी डेटा होना चाहिए आपके पास। एंड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये हमारे एंड स्टेज के एग्जाम से पहले, 1 महीने पहले, 20-25 दिन पहले जो हम एक फाइनल नोट्स बनाएंगे, उसमें एनजीओ से संबंधित ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा यस अपने मैम। आप, जो लोग कहते हैं ना कि एक 1 पेजर नोट्स, और ये अपने आप ही वो वैसा बन जाएगा। मतलब मैं 1 पेजर नोट्स कुछ टॉपिक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी तरफ से जब इंसान पढ़कर चीज़ें करता है तो ज़्यादा बेहतर करता है। स्पून फीडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब हम खुद सीखते हैं, खुद थोड़े से ज़्यादा नोट्स से निकाल कर चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है। बट देन हम ऐसे ट्रेंड में रह रहे हैं कि सबको हमें चाहिए कि 1 पेजर नोट्स हमको मिल जाए तो ईजी हो जाए, बट ऑब्वियसली दैट इज़ अप टू यू। तो ये नोट्स वाला पॉइंट हो गया। अब बताओ कृति, हाँ, और क्या यस बचा? मैम। मैम, वैसे तो एक तरीके से आप 3 सोर्स मान सकते हो। एक, मुझे कुछ-कुछ चीज़ें घटना चक्र की समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा मैम जो जेमिनी है, गूगल जेमिनी, उसकी भी हेल्प लेती हूँ। हाँ, वो लेकिन फिर पक्का मतलब सही नहीं होता है सब कुछ, ठीक है? तो उसके लिए ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ठीक नहीं, है? मैं ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करती हूँ, फिर कभी-कभी उसका भी लगता है कि गलत है, क्योंकि मैंने ये हाँ, पढ़ा है, ये गलत बता रहा है, तो फिर हाँ, मैं दृष्टि विजन की वेबसाइट को स्क्रॉल करती हूँ, और हाँ, टॉपर्स कॉपी, ये हाँ, मिलके बनते हैं मैम नोट्स मेरे। हाँ, फिर ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, और बताओ? यस मैम। मैम, जीएस पेपर 3 मुझे लगा था बहुत डायनेमिक है, तो मैंने अभी शुरू नहीं करा है, बिल्कुल नहीं करा। फिर मैम, मैंने जो एक आकाशवाणी चैनल है मैम, उसमें एक कार्यक्रम था, मतलब सडनली मुझे यूट्यूब पे दिख गया मैम, सेवा पर्व करके मैम, उसमें 7 एपिसोड थे। तो मैम, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, तो उसमें काफी सारी चीजें, आत्मनिर्भर भारत पिछले 10 सालों में हर सेक्टर को छुआ है उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में। मैम, मैंने उसके नोट्स बना लिए, मुझे लगा कि मे बी ये बहुत मेरे लिए वैल्यू एडिशन का काम करे। बिल्कुल, बिल्कुल करेगा। ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन का काम ज़रूर करती हैं, ठीक है? मैंने पहले ही बना लिए थे, मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ही मैम। जी। तो और जीएस पेपर 3 में मैंने कुछ भी नहीं छुआ है मैम। जीएस पेपर 4 की बात करेंगे तो मैम, विकास दिव्य कीर्ति सर है मैम, उनके मैं लेक्चर कर रही हूँ, वो भी फ्रेंड है मैम, वही टेलीग्राम वाला सिस्टम। तुम लोग मैम भाई उससे तो वीडियो अपलोड मैम करूँगी। उनसे कर रही हूँ मैम, पायरेसी मैं का तो आई मैंने डू नॉट सपोर्ट, ये ऐसा मत किया करो, आप खरीदो और पढ़ो, ठीक है? हाँ, ठीक है, फिर बताओ। मैम 50% लगभग मेरा सिलेबस हो चुका है मैम, ठीक है। इस पे पहुंची हूँ मैम। और मैम, जीएस पेपर 5 और 6 वो तो मैंने टच ही नहीं करा है बिल्कुल। और मैम, जो आपने बताया हिंदी, तो हिंदी मैम मैं फर्स्ट डे से कर रही हूँ।
मेरा मुहावरे वाला पोर्शन मैंने ऑलमोस्ट पीवाईक्यू कुछ मैंने यूट्यूब पे एक बुक देखी थी, उन्होंने बताया था कि हिंदी के लिए में आलेखन और पत्र करके एक बुक आती है, मैम वही सब लोग बता रहे थे, मैंने जितने यूट्यूब पे सर्च किया मैम उससे मैम मुहावरे और विलोम शब्द में मैं डेली 1 घंटे देती हूँ, तो हिंदी का वो सिस्टम हो गया। फिर मैम मुझे लगा कि ऐसे में कहीं ना कहीं, वैसे तो मैम मेरा सभी मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरा नेगेटिव ही है, कुछ तैयारी नहीं है। तो मैम मैंने अभी जन सप्ताह एक न्यूज़पेपर है, क्योंकि इंग्लिश मैम हिंदी मीडियम से तो मैंने वही फॉलो किया, 2 दिन हुए मुझे पढ़ते हुए। तो मैम उसमें जो शायद वो जो राइटर्स लिखते हैं ना मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मे बी वो ऐसे में काम आए। बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल मैं 1 घंटा देती हूँ, मुझे वो पढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैम उसके मैं शॉर्ट नोट्स क्रक्स बना ली हूँ 1 पेज पे। ठीक है, ठीक है। तो अब एक ये चीज सारी वो है। चीज़ें ये बहुत अच्छी हैं, बट देन ये ध्यान रखना कि ज़्यादा टाइम ना चला जाए, ठीक है? यहाँ पर हमको अभी जब मेंस पास होता है तब ये वाली चीज़ नहीं Yes, होती। जब हम ma'am. प्रीलिम्स और मेंस से दूर होते हैं तब हमको ये अपना हैबिट बना लेना है, ठीक है? अभी कर लो, एक बार मेंस की डेट आ जाए तो फिर करंट अफेयर्स के मैगजीन्स पर आ जाना, क्योंकि वो भी तो यही सब चीज़ों से बनाते हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस इसमें है कि हम अभी एडिटोरियल्स पढ़ें लेकिन हम ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है? क्योंकि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम उसमें दे दोगे तो नोट्स नहीं बन पाएंगे, और सारा हमें फोकस ये करना है, डरा नहीं रही हूँ लेकिन फोकस ये करना है कि हमारा GS 1 to 6 पूरे नोट्स बनने के बाद हम उसको 3-4 बार रिवाइज भी कर लें, तभी तो रट पाएगा, वरना पढ़ सब Yes, लोगे और ma'am. कुछ लर्न नहीं होगा, ठीक है? तो लर्न करना Yes, भी है ma'am. हमको, तो हमको स्मार्टली चीज़ें करनी है। जो चीज़ें हमको शॉर्टकट से मिल सकती हैं कि भाई हमको कोई प्रोवाइड कर देगा तो हम वहाँ से ले लें, ठीक है? ज़्यादा अपनी तरफ से वहाँ पर मेहनत ना करें, ठीक है? मैम इसके लिए मैम मैंने वीकली स्लॉट रखा है, वीक में मतलब संडे को मैं पढ़ती नहीं हूँ मैम, मतलब पुराना जो है उसी को रिवीजन। हाँ, ये एक एक अच्छा ही तरीका है। चीज। संडे को कुछ एक नया ना पढ़कर जो पुराना हम पढ़ कर आए हैं उसी को रिवाइज करें, ठीक है? और यस कुछ मैम। क्वेश्चन बचा? मैम बस इसीलिए यही जानना है कि मैं बहुत पीछे तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी मेंस नहीं दिया, और मे भी सबके आधे आधे पेपर कंप्लीट हो गए होंगे, मेरा तो एक भी पेपर नहीं निपटा है तुमको पता है मैम। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी मेंस सुना भी नहीं होगा, जिनको सिलेबस भी नहीं पता होगा, तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल। सब अपनी अपनी स्टेज में है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे। और सिलेक्शन उसका भी हो जाता है जो आप पहली बार मेंस देख रहा होगा, सिलेक्शन उसका भी हो जाता है जो 4 साल से मेंस लिख रहा होगा। तो ये तो अपने दिमाग से, यहाँ पर माइंडसेट, अगेन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला जो माइंडसेट है ना कि मैं बहुत पीछे तो नहीं रह गई, इसको हटा दो, अपनी पेस पर स्मार्टली आगे बढ़ो, ठीक है? हो जाएंगी चीज़ें। भगवान की दया से आप लोग इतने लकी हैं कि आपको टाइम मिल रहा है। मेंस की डेट तो नहीं आई है ना अभी, आ गई है क्या? मैम नहीं तो मैम। जब अभी डेट नहीं आई है तो फिर क्या ही टेंशन है? टाइम मिल गया है, पढ़ो, यूटिलाइज करो, पीछे अपने आप को छोड़कर सोच कर ऐसा तो और नेगेटिविटी लेकर आओ, ये बिल्कुल मत सोचो। जितना करा है बढ़िया किया है। GS 4 हो गया है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि GS 4 थोड़ा डरावना लगता है। GS 3 इतना नहीं है, सबसे बल्कि GS 1 ही है, ठीक है? हो जाएगा। 5 और 6 तो हम यूपी में रहते हैं तो हमको पता ही है चीज़ें, और सिमिलर टॉपिक्स होंगे GS 1 to 4 से, तो वहाँ पर ऐसा कुछ आउट ऑफ ब्लू नहीं निकल आएगा, ठीक है? तो डोंट वरी। मैम जितना मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाले का हिस्ट्री का रेप्लिका है, बस फैक्ट पढ़ने, एक तरीके से प्रीलिम्स वाली फीलिंग आती है थोड़ा बहुत देख के उसको। मैम फैक्ट रट लो तो बाकी तो सेम ही है, वैदिक मैम चेंज थोड़ी हो जाएगा, वैदिक समाज। हिस्ट्री वगैरह कुछ कुछ टॉपिक्स तो सेम ही है, ठीक है? बस थोड़ा सा हमको Yes, यूपी ma'am. स्पेसिफिक कर ध्यान देना है। तो ऐसा GS 5 6 अगर छूट गया तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है? मैम एक चीज मुझे और डाउट है, मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि मेरी आंसर राइटिंग स्पीड बहुत खराब है, और अभी मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं अच्छा बिल्कुल नहीं लिख पा रही हूँ, और मैम डर लग रहा है कि मैं टाइम में पेपर खत्म कर पाऊंगी या नहीं, इसका सबसे ज्यादा डर है। तो ये बताओ, जब हम शुरू करते हैं तो क्या हम एकदम ही प्रो हो जाते हैं क्या? अभी हम शुरू कर रहे हैं तो हमें अगर, तो ये तो स्वाभाविक है ना डर लगना, सबको डर लगता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है? सी, आंसर्स हम जब लिखते हैं तो हमको लगता है कि हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, बट देन इनिशियल स्टेज में हमें आंसर्स को लिखते वक्त कंटेंट देख कर लिखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ लिख लोगे। पढ़ रहे हो कि GS 1 में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने अगर हिस्ट्री का मान लो बैटल ऑफ प्लासी से हमने देखा, या फिर हमने गांधी एरा से देखा कि गांधी जी के मास मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चंस, ये तो खैर ये तो आता होगा। कम बैक टू NGO, तो NGO का टॉपिक हमको क्वेश्चन पूछा गया, हमको नहीं आता है, तो हम उसको अपनी तरफ से नहीं लिख पाएंगे। हम कंटेंट जो अपना रेडी कर रखे हैं नोट्स, उससे हेल्प लेकर और आंसर फ्रेम करने की कोशिश करें, फिर लिखें। तो देख कर प्रैक्टिस करने में हम कई बार गिल्ट में चले जाते हैं कि भाई हम तो देख कर लिख रहे हैं, दुनिया नहीं लिख रही होगी। सब ऐसे ही करते हैं, इनिशियली कोई नहीं लिख पाता है। बस आपको करना क्या है, 4-5 घंटे नोट्स भी बना रहे हो, आंसर भी लिख रहे हो, पेन चलता रहना चाहिए, और इवेंचुअली स्पीड हो जाएगी, ठीक है? फिलहाल लिखते रहना है, और कोशिश हमको फोकस इस पे करना है कि हमारा कंटेंट बढ़िया रहे, ठीक है?
मैम अभी तो जो टॉपर्स कॉपी होती है मैं उसको रेप्लिका मतलब उतार ही देती हूँ एक तरीके से, इसी बहाने 6 क्वेश्चन लिख तो रही हूँ मैम, मैं यही समझ लेती हूँ क्योंकि कंटेंट अभी सोच ही नहीं पा रही हूँ तो इस वजह से, लेकिन अब थोड़े बहुत चेंजेस मतलब आए हैं सिर्फ कि लिख उतारो पा रही मत, आई वुड से कि ऐसा उतारो मत, ठीक है, ऐसा कोशिश कर सकते हो। टॉपर्स कॉपी को यूटिलाइज करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, अब कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको स्किप कर दो, इतने डिफिकल्ट यूपीपीसीएस में नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन देखो, ठीक है, फिर सोचो कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक्स पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री मान लो, जो आता है प्रीलिम्स में पढ़कर, तो इसमें हम कैसे सोचते हैं, हमारा स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, तो उसमें पेन से कोशिश करो लिखने की। उसके बाद देखो टॉपर्स कॉपी, ठीक है, फिर जब रेप्लिकेट करोगी तो समझ भी डेवलप होगी कि हम ऐसे सोच रहे थे और टॉपर ने ऐसे लिखा, तो वो जो गैप है ना वो फिल होगा। सिर्फ ऐसे देख कर कॉपी करने में हम कुछ ऐसे डेवलप नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे हैं कि हमारा कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, हम बस अपनी तसल्ली के लिए कि लिख रहे हैं, तो दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है। मैम ये मैं चेंजेस करूंगी। मैम एक चीज पे आपके जो प्रोग्राम में उसमें 5 और 6 के नोट्स मैम हिंदी में प्रोवाइड होंगे? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो ठीक है, हो गया। ओके मैम। अब दूसरे में मूव मैम जो ऑन आप मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैम जो आप आंसर लिखवाते हो लाइव मैम उसका इवैल्यूएशन होगा या फिर मैम वो तो डिस्कशन में हो जाएगा डिस्कशन में मे बी? होगा, वो डिस्कशन में हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जो हम शुरू करेंगे उसका ऑब्वियसली इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। बाकी ओके एक डेमो वीडियो भी है जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, वो डाल दूंगी, जिसको देखना है उसको समझ में आ जाएगा कि हम करते कैसे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ओके मैम। चलो, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा ना? मैम बस ये लग रहा है कि मैं बहुत पीछे तो नहीं चल रही हूँ ऐसा लग रहा है बस, लेकिन मैम कोशिश पूरी की है स्मार्ट वर्क करने की खुद से। कोई कहाँ, अब कौन आप- सी रेस लगी हुई है जो पीछे हो? तुमको कितने लोगों को जानती हो जो एकदम पूरा तैयार करके बैठे हैं? कितने लोगों को पता है तुमको? मैं मोस्टली मैम लोग कहते हैं मैम, कल भी वो आपका सेशन था मैम, तो भैया कह रहे थे लाइक लोग 5 मेंस लिखने वाले हैं, यहाँ फर्स्ट मेंस चल रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि वो तो सब पढ़ चुके होंगे, बस रिवीजन और वैल्यू एडिशन रह गया होगा। ऐसा करो, थोड़े से वो मोटिवेशनल वीडियोस देखो जो पहली मेंस में निकाल लिए हैं, ठीक है, तभी हिम्मत आएगी, वरना फिर ये नेगेटिविटी बनी रहेगी, और इस नेगेटिविटी को ओवरकम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा थोड़ी ना कि 5 मेंस के बाद ही निकलता है, निकलने वालों को पहले में भी निकल जाता है, निकलने वालों को 10वें में भी निकल जाता है, तो ये कोई किसी से बराबरी नहीं है। अपना काम हमें करना है फोकस करते हुए, ये बिल्कुल भी चेंज कर लो भाई, ये दिस इज नॉट राइट, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैम जो टेस्ट सीरीज है वो मिनिमम मैम अगर आइडियल कंडीशन तो नहीं, मिनिमम ही पूछूंगी कि मैम कब से ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम इनिशियल फेज में, तो अभी तो टेस्ट सीरीज मुझे नहीं लगता कि काम की होंगी। जैसे मान लीजिए 1 महीना बचा है मेंस के लिए, मैम तब ज्वाइन करें तो नहीं वो नहीं नहीं, 1 महीना बच्चे में तो क्या हो पाएगा? 1 महीने बच्चे में तो हमें सिर्फ अपना जो है उसको रटना है, ठीक है। मैम अभी कितने सी, अभी आई वुड से 3-4 मतलब थोड़ा सा हमको आइडिया हो जाए, ठीक है, तो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं कि 1 महीने बाद से, मान लो मार्च तक एग्जाम जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मार्च के एंड तक होगा, ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं कि हम फरवरी में जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको ज्वाइन करना है जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू कर सकते हो, ठीक है, कि अभी हम दिसंबर में पढ़ लेते हैं, कुछ अपनी तरफ से आंसर राइटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो वाली ओके चीज़। मैम, हाँ, थैंक यू। चलो अनामिका बताइए, थोड़ा सा हेलो, जल्दी गुड बता इवनिंग दो। मैम। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। मैम ये मेरा सेकंड मेंस है और ओके। मैम मैंने अपने पिछले मेंस के हिसाब से कुछ चीजें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया मैम। मैम मुझे पहले ये प्रॉब्लम आई थी कि मैम मुझे ना जीएस के पेपर्स में ट्रांजिशन करने में बहुत डिफिकल्ट होती थी। फ्रॉम जीएस 1 2 3 4 5 6 तो मैम सेपरेट, वो तो सिमिलर बेसिस पे है मैम। जीएस 1 to 4 का मैम सिलेबस मैम रिवीजन के टाइम पे भी उसको मैम एकदम ट्रांजिशन करना होता है, माइंड सेट चेंज करना होता है, उसको मैम सोचने का हमारा तरीका हर एक पेपर के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका हमारा अलग ही होता है। तो मैम मुझे आपसे जो हमारी रिवीजन साइकिल होनी चाहिए मैम, मुझे उसके लिए गाइडेंस चाहिए थी मैम। वो किस तरीके से होनी चाहिए, कितने टाइम इंटरवल के बीच होनी चाहिए? कोई एक पेपर पर्टिकुलरली कंप्लीट करने के बाद हमें उसको कंप्लीटली कितने टाइम बाद रिवाइज करना चाहिए? अभी आप ये वाला मेंस दे रहे हो? यस मैम, ये वाला दे रहे हैं। हाँ, तो साइमल्टेनियसली 2 मेंस के पेपर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप एक दिन में तो एक ही टॉपिक का पढ़ पाओगे, लेकिन हमने मान लो 2-4 दिन पढ़ लिया GS1, तो हम उससे बोर हो गए, तो हमने पढ़ा एथिक्स पढ़ लिया, थोड़ा सा लाइटर नोट में हमने उसको उसके टॉपिक्स पढ़ लिए। आपके पास नोट्स होंगे तो आपके लिए आसान है, नोट्स वाले तो एक GS1 पर जी ही मैम। लगे रहेंगे। तो एक पेपर को कंप्लीट कर, जैसे मान लो GS1 के 4 दिन दिए, फिर 4 दिन एथिक्स के दिए, तो जब हम GS1 में अगली बार आए तो हम कोशिश करें, उनके उस केस में बता रही हूँ जिनके पास नोट्स हैं, कि हम कोशिश करेंगे जो हम पहले पढ़कर आए हैं टॉपिक्स GS1 के उनको पढ़ लें, ठीक है, उनको एक बार रिवाइज करें, एंड देन GS1 के बाकी टॉपिक्स को पढ़ें। तो जिस्ट इज, ऐसा कोई सही तरीका नहीं होता कि हमें इतने दिन में करना है, बट आई वुड से इस टाइम पीरियड में साइक्लिक प्रोसेस में कि हमें
पहले के 2 महीने में रिवाइज कर पूरा कंप्लीट कर लेना, या फिर 1.5 महीने मानकर कि हमें पूरे जीएस के 6 पेपर्स एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से भी चल सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट 20 डेज में या फिर नेक्स्ट 25 डेज में एक बार फिर से सारे पेपर्स का रिविजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए 15 दिन हुए उसमें हमारा एक बार और रिविजन हो गया। इस तरीके से चल सकते हो और बाकी 2 पेपर को साइमल्टेनियसली रिवाइज कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता कि एक पेपर में ही हम खो जाएं। ऑल्दो आई कंप्लीटली जी मैम। अंडरस्टैंड ये चीज़ होती है ट्रांजिशन, और उन 4 दिनों में ही ट्रांजिशन करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब हम बार बार रिवाइज करते हैं ना तो वो चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। ठीक है अनामिका? ठीक है मैम। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और था मैम, जो इवेल्युएटेड कॉपीज होती हैं हमारी, हाँ। हम उनको कितनी अच्छी तरीके से उनका पोटेंशियल यूज कर सकते हैं मैम? जो इवेल्युएटेड कॉपीज होती है हमारी, उनको आप एक बार बता दीजिए। एक सेकंड। और मैम मैंने ना ठीक है। हाँ, इवैल्यूएटेड कॉपीज का, हाँ बताओ उसके बाद। और मैम मैंने एथिक्स के पेपर में ये सोचा था कि आई विल ट्राई टू ऐड 1 कोटेशन इन इंट्रोडक्शन एज वेल एंड इन कंक्लूजन एज वेल मैम, बट मुझे बाद में वो इंट्रोस्पेक्शन के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये चीज थोड़ी शायद मोनोटोनस हो गई थी। मैं कुछ और उसमें ऐड कर सकती थी। तो मैम आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि जो ये, क्योंकि वहाँ पे मैम टाइम फ्रेम इतना नहीं हो पाता कि हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें ये मोनोटोनस चीजों को से मैम रिलीफ करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए मैम आप तरीके बता दीजिए कि हम कैसे हर एक क्वेश्चन में, हर एक में नहीं तो मैम थोड़े टाइम बाद एक पर्टिकुलर सेगमेंट के क्वेश्चंस में कैसे इनोवेशन डाल सकते हैं अलग अलग चीजों से, कि पढ़ने वाले को भी ना लगे कि इस इंसान को तो यही चीज रेप्लिकेट करे जा रहा है हर क्वेश्चन में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये जो मोनोटोनस वाली चीज़ होती है ना, ये सेम हर जगह करोगे तो अगर एक बार इंसान को अच्छा भी लगेगा, फिर लगेगा इन्होंने तो हर ही क्वेश्चन में कर दिया, तो क्या ही नया किया। तो एथिक्स जैसे पेपर में जो हम एक चीज़ मिस आउट कर जाते हैं वो है फिगर्स, ठीक है। वहाँ पर फिगर्स ऐड करो। नॉर्मल हर जगह हमें कोटेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरीज ऐड करो, ठीक है। जिनकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन हम उनको अपने आंसर्स में अगर इंक्लूड कर देते हैं तो अपने आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाती है। लेकिन अगेन ये ऐसा भी नहीं कि हम हर जगह थ्योरी बता रहे हैं कि इंसान को अगेन वो ओवरडोज हो जाए। तो कोटेशंस, थ्योरीज, फिगर्स, इनको हमें एथिक्स के, स्पेशली एथिक्स के पेपर में नहीं समझ में आता है, तो नोट्स बनाते वक्त प्रिपेयर करना है कि हमसे अगर मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 3-4 पॉइंट्स हैं कि उसको मैनेज करता है, यूज़ करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो एक ये वाला फिगर हम ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में बना कर आएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस से हर बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और हमको पता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोने में ये फिगर हमारा रहेगा। तो एथिक्स जैसे पेपर में भी वो जो मोनोटनी वाली चीज़ होती है वो नहीं रहेगी। ठीक है अनामिका? जी मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है मैम। मैंने ऐसा सुना है मैम, जो साथ वाले, जब मेंस था मैम मेरा ये वाला पहला मेंस, मैम जो साथ वाले बच्चे बैठे थे ना, मैंने एक से पूछा था कि पेपर 5 की बात है, मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे 1-2 यूपी के एनजीओ के नेम बता दो, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी लिख दो, जहाँ तुम रहते हो अपने मोहल्ले का नाम लिखे, उसके आगे कुछ इंडस्ट्री कुछ भी ऐसा लगा दो, प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी ऐसा मैम। तो ये मैम उनसे सुना मैम, मैंने और भी कहीं से सुना है कि डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स भी कई बार बहुत से टॉपर्स लिख देते हैं कि इतने % लोगों का यहाँ पे विकास हो गया, ये हो गया। और मैम ऐसे भी बोलते हैं कि कुछ बहुत ही फैंसी सी कोटेशन लिखेंगे, उसके नीचे लिख देंगे बाय एस जयशंकर। ऐसे लोग बोलते हैं वो टॉपर, वो एग्जामिनर कौन सा पढ़ने जा रहा है कि ये उन्होंने ही कहा है। तो मैम ये वाली चीज, हालांकि मैं इससे इन्फ्लुएंस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई मैम, मैंने देखा इस चीज को कि नहीं इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो मैम आप मुझे बताइए, क्या ये करना एक इंटेलिजेंट के साथ, एक क्लेवरनेस के साथ क्या ठीक होता है? हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं डेटा का तो कभी नहीं कहूँगी कि ये करो, लेकिन हाँ जैसे अब एनजीओ के नाम नहीं याद रहे तो बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि अब वो एनजीओ यूपी के हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे एनजीओज हो, ठीक है। और जो अब हमें खुद से सोचना है कि हमें किसी की कॉपी मिलती है तो हम क्या एक एक लाइन उसकी पढ़ेंगे, और मान लो उसने किसी एनजीओ का नाम लिखा है कि मान लो विद्याधन एनजीओ लिख दिया, तो हो सकता है इस तरीके का हो, ज़रूरी नहीं है हमको पता हो। लेकिन अब हम इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे ना कि हम जाकर उसको गूगल सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि हो सकता है हो, मार्क्स दे दिए, बट इन डेटा वाला जो है वो हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि हमारे दिन पर डिपेंड करेगा। हो सकता है हमारी कॉपी ऐसे इवैल्यूएटर के पास चली जाए कि वो विद्याधन एनजीओ को भी ढूंढने लगे, या फिर वो भी उसी, जैसे मान लो कि तुमने लिख दिया कानपुर का है विद्याधन, उसी रीजन का हो, तो वो वाली चीज़ें ना यहाँ पर आ जाती है किस्मत।
7 दे दिया तो उन्होंने टिक कर दिया, जी मार्क्स मिल गए एक्स्ट्रा कि वाह एग्जाम जी पे जी लिखा है, और किस्मत खराब हुई तो उन्होंने देख लिया, गोला कर दिया कि गलत लिखा है। ठीक है, तो ये जी रिस्क मैम लेने जी वाला फैक्टर है अगेन। तो यहाँ पर स्मार्टनेस ये हो सकती है कि एनजीओज में करो लेकिन डेटा में मत करो, डेटा में अप्रॉक्स वगैरह लिख दो। और ये कोटेशंस को तो ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी, कोटेशन में अलग जी गलत जी नाम लिखो, कोटेशन वाला नहीं। जी ठीक मैम। है। मैम और ये एक क्वेश्चन मुझे और आपसे पूछना था कि मैम जो अगर मेरे पास कोई एक डेटा है, मान लीजिए मैम मैंने इकोनॉमिक सर्वे का कोई डेटा पढ़ा है हम्म जो मैम आ जाता है फरवरी मार्च तक, मैंने बहुत अच्छे से उसको रट लिया है, क्या मैम वो सिमिलर डेटा मैं अलग अलग पेपर्स में यूज कर लूँ? बिल्कुल यूज कर करो, लूँ ना, है ना? बिल्कुल, और क्या यूज ही करना है हमको। और मैम कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डेटा एक ही पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस में यूज कर लिए, तो मतलब मैम वो देखो रिपीटेशन पे मैम वो पकड़ वो लेता है ये चीज को एग्जामिनर? देखो वो चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए कि हमको तब अच्छा लगेगा ना, हम कॉपी चेक करेंगे कब अच्छा लगेगा, इंसान अलग अलग जगह से डेटा कोड करे कि एक ही कोटा जी उसने जी मतलब एक ही डेटा उसने हर जगह चिपका दिया, तो वो हमको यार इन्होंने क्या नया किया, तो हम उसको मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन हर इंसान मतलब हर जो पेपर है उसमें तो हम सेम डेटा यूज ही कर सकते हैं, वो तो हमको यूज करना ही चाहिए। ठीक जी है। मैम। मैम मैम जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैम, पिछली बार मैम अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बलम का भी वो हुआ था उसका रिन्यू, तो मैम उसमें वो कोटेशन था ना उनका, यतो धर्मस्ते ततो जया। मैम मैंने सोचा था जुडिशरी का कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये डालना ही है, तो कंक्लूजन में ही है इस चीज में। तो मैम कभी कभी ये वाली चीज, ये कोटेशन में गवर्नेंस वाले उसमें भी वो कर सकती हूँ कि जुडिशरी का रोल इन द वेलफेयर ऐसे डाल के मैम ये यूज किया जा सकता है, इस तरीके से मैम खेल बिल्कुल सकते हैं इन चीजों के साथ? बिल्कुल खेल सकते हैं। देखो एक बार हमको आंसर राइटिंग आ गई और हमने थोड़ा जी बहुत मैम कंटेंट अच्छा सा प्रिपेयर कर लिया है, तो हमको वहां जाकर खेलना ही है। ठीक है, ऊपर नीचे डेटा इधर उधर, मतलब ऊपर नीचे इन द सेंस रीयूटिलाइजेशन, कि इस जी वाले जी 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 G5 मैम। GS6 का इधर यूज कर लिया, GS2 का उधर यूज कर लिया, ये वाला तो ये हमको करना ही है। ठीक है, सब लोग करते हैं। और मैम एक बस ये लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर कोई मिनिस्टर है हम्म मैम, तो क्या हमें उनका नेम के साथ कोट करना चाहिए उनकी कोई बात, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ चीज बोली, या फिर मैम ऐसे करने से हमारा आंसर पॉलिटिसाइज हो जाता है? पॉलिटिसाइज हो जाता है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि किसी भी कंटेम्प्रेरी नेता का नाम कोट करो। फाइनेंस मिनिस्टर लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है कौन है, मैम, ये नहीं ठीक है बताना। मैम, डेजिग्नेशन लिख दें सिर्फ उनकी। डेजिग्नेशन लिख देंगे हमारे, अगर हम प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर लिख देंगे, हमको नरेंद्र मोदी पूरा नाम लिखना है। ठीक है, तो मतलब पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। मैम और अगर जैसे स्पीचेस होती हैं इनकी, अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मैम अभी मैं हाल ही में मिस्टर एस जयशंकर की स्पीच सुनी हाँ थी तो मैम, उसको उसमें कोट से कर हम सकते कुछ, हैं, हाँ जी उसको कोट करके मैम। एस जयशंकर फाइनेंस मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मैम मिनिस्टर लिख सकते हैं। जी जी मैम। मैम इसी तरीके से मैम बस मुझे ये पूछना था कि उनकी हम वो वाली स्पीच ले लें, उसको ऐसे हम अपना उसके साथ हाँ चालू कर दें, उसके ऐसे करके मैम ऐसे कर सकते हाँ, हैं? ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल, और उस फिर वहां पर मेंशन भी करें, नाम भी लिखें और उनकी जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, वो भी मेंशन करें। ठीक है। ठीक आंसर्स है में मैम, जनरली थैंक यू ऐसी मैम। जरूरत नहीं पड़ती है, तो इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थैंक यू मैम, ओके मैम, ये ओके, सब। यशी बताइए। मैम जैसे हमारे पास डेटा जो है हम्म वो इस टाइम बल्कि है ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और टाइम कम है, तो इस ड्यूरेशन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यशी, आप अपना आंसर क्वेश्चन लिख दीजिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, अभिषेक बताइए। अभिषेक बताना है, पूछना है कुछ? मैम एम आई ऑडिबल? हाँ, नाउ यूर ऑडिबल, हाँ बताइए। हेलो। मैम मेरा एक सेकेंड क्वेश्चन ये अभिषेक था, रुक जाओ, सुन लेती हूँ इनका। हाँ हाँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये था हम्म कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर थीम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम्म और तो मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है वाई एम आई एनालिसिस की सेम टॉपिक से रिलेटेड पीसीएस में भी पूछ लिए गए हैं, हाँ एग्जैक्ट वहां से उठा के एग्जैक्ट टॉपिक उठा के उन्होंने पूछा है। तो क्या इस ड्यूरेशन में ये होगा कि वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और बस वही प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू जो उन्होंने 10-15 साल का पूछा हुआ है वो प्रैक्टिस करके बाकी अपना वैल्यू एडिशन करके एक 1 पेजर नोट्स तैयार करें, बस वही रिवाइज करें, क्योंकि इस टाइम डेटा इज टू मच हैवी एंड टाइम इज लेस। देखो टाइम लेस कहाँ है, कितना टाइम चाहिए? 1 साल चाहिए क्या मेंस प्रिपरेशन के लिए? नहीं 3 मैम वो महीने तो चीज है नहीं ना। है। तो देखो जैसे मैं शॉर्टकट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर मतलब मुझसे no, पूछोगे, I'm not talking about shortcut, but can I do this type value दिस इज अ addition? शॉर्टकट, दिस इज अ शॉर्टकट। हमें सिलेबस को उठाना है, आई अंडरस्टैंड, थीम्स उठाओ, उस पर हमें फोकस करना है, बट देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेबस के हमने टॉपिक्स छोड़ दिए, बस उन्हीं थीम्स को देखा। ठीक है, सिलेबस का हर एक पॉइंट हमें कवर करना है, उसके आप एक पेजर नोट्स बना लो या कुछ भी लिख लो, सिर्फ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर चले जाना इज नॉट द राइट वे। ठीक है।
ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, अभिषेक अब बताइए। हेलो। यस अभिषेक बताओ। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये पूछना था कि मेंस के पेपर के टाइम क्या क्वेश्चन पेपर पे 10 से 15 मिनट में जल्दी से आउट की जा सकती है क्या क्वेश्चन की आंसर की कि ये पॉइंट लिखने हैं, ये पॉइंट लिखने हैं, तो नहीं, बहुत जिससे टाइम ये चला पता जाएगा। चल सकता है कि ये क्वेश्चन अच्छे से आता है, इस पे नहीं ज्यादा नहीं टाइम दे नहीं सकते हैं नहीं और जो थोड़ा कम आते हैं उनको बाद में देखे जा सकते हैं। क्या ये किया जा सकता है क्या? नहीं अभिषेक, ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 घंटे में ऑलरेडी मैंने बता दिया हेलो। 10-15 मिनट जो हैं वो हमारे चले जाते हैं, हाँ अंगूठा लगवाने आएंगे, फॉर्म चीज़ें भरवाने आएंगे, ठीक है। और हाँ अगर हमने पेपर के हाँ सारे क्वेश्चंस हाँ पढ़ने लगे तो 10 मिनट हमारा बहुत लंबा समय चला जाएगा और उसमें हमारा पेपर छूटने के चांसेस हो जाएंगे। हाँ मेंस के पेपर में बस हाँ, क्वेश्चन नहीं। पढ़ना है और 1 सेकेंड का पॉज लेकर कि भाई हम थोड़े से पॉइंट्स रिकॉल कर लें, एंड देन लिखने लगना है। पेन अगर हल्का सा भी लगने लगा, जैसे जी आधा टाइम बीता और तुम्हें लगा अरे हम तो बहुत टाइम से पेपर कर रहे हैं, हमारा तो पेपर टाइम से खत्म हो जा रहा है, और हमने थोड़ा सा पेन धीमा किया हाँ तो हमारा मेंस का पेपर छूटने हम्म। लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम अच्छा। 10-15 मिनट निकालें, वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैम प्रैक्टिस किया है मैंने, तो ये आप सही कह रही हैं। लास्ट के 1 से 2 क्वेश्चन मेरे रह जा रहे हैं, बट ये है कि मतलब मैंने जो प्रैक्टिस किया उसे पहले से जो 1-2 मैं लिख रहा था तो उसमें ज्यादा समय लग रहा था कि सोचने में काफी ज्यादा जा रहा है, बट जब मैंने ये किया तो थोड़ा मुझे सुधार लगा, ज्यादा तो नहीं। आप सही कह रहे हैं, क्वेश्चन छूट तो रहे हैं, तो मैंने छूटना सोचा नहीं मैम से चाहिए ना, पूछते हैं इसके तो बारे में। पहले मतलब क्वेश्चन को हाँ पढ़ो हाँ और उसमें 1-2 सेकंड लिख कर दो। ऐसा ना हो कि हम एक बार पढ़ लिए फिर हम दोबारा आ रहे हैं उसी क्वेश्चन पे, तो ये तो रेपिटेशन हो गया ना। नहीं रेपिटेशन नहीं होना हाँ चाहिए। नहीं, यही बस जस्ट वन एक टाइम देखा, फिर उसके बाद पॉइंट लिख लिया कि अच्छा हाँ ये लिखना है, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर अच्छा ये, फिर लगा कि थर्ड क्वेश्चन जो एकदम रैंडम तो उसको बोला कर दे कि ठीक है बाद में रिव्यू कर लेंगे। तो ऐसे करके 10 नहीं मिनट में अभिषेक, 10-12 मिनट में सारा एक रिव्यू करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हेलो। या तो मतलब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हाँ स्पीड में हाँ। लिखते हो और तुमको सब चीजें आती हैं, नहीं तो फिर अलग एक्स्ट्रा बात है, ऑर्डिनरी नहीं मैम, वरना ऐसे पढ़ा तो है, जीएस 5 और 6 और 4 का किया है, अभी पूरा तो नहीं किया है। मे बी हो सकता है जीएस 1 ज्यादा बड़ा है तो वो ना कर नहीं कर नहीं। पाए, और पता है बट वहां मैं जब सोच रहा था कोशिश करने को। एग्जाम में लिखोगे तो वहां पर लिखने का अलग प्रेशर होता है भाई, अच्छा। वहां का जो प्रेशर है वो हम नहीं महसूस कर हाँ सकते। हाँ हाँ ये 10-15 मिनट हमारे ऑलरेडी चले हाँ गए और उसमें हमने सारे क्वेश्चंस को एक बार हाँ पढ़ा, हाँ उनके बारे में पॉइंट सोचे, तो हम मिस आउट कर जाएंगे, हाँ ठीक है। तो मैं हाँ नहीं रिकमेंड ठीक करूंगी ये ठीक तरीका, ठीक है। प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन पढ़ो, सोचो और लिखो, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हाँ टाइम ही ओके नहीं मिलेगा कि जो ओके क्वेश्चन लिख चुके हो उसके बारे में दोबारा वापस जा पाओ, वो टाइम नहीं मिलता, हाँ 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 ठीक है। सही सही, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू। विशाखा बताइए। मैम सॉरी, मुझे उस टाइम याद नहीं रहा था पूछना हम्म, कि वो जो टेस्ट सीरीज आप अभी शुरू करेंगे मैम, हाँ हाँ। तो उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम वो आंसर्स कभी भी लिख सकते हैं और इवैल्यूएट, मतलब वो प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी होगी? देखो व्हाट अभी मैं सोच रही हूँ कि हम एक जैसे संडे को कराऊंगी तो संडे पूरा दिन रहेगा, ठीक है। बाकी इस पर एक बार रीथिंक करना पड़ेगा मुझे कि कभी भी आंसर वाला, ठीक है। और मैम मुझे एक और भी चीज पूछनी थी, हम्म लाइक भाई जो यूपी पीसीएस में जैसे फॉर्म था उसमें स्पेशल पोस्ट वगैरह होती है ना, हम्म तो उसमें एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए उन्होंने बैचलर्स इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, मतलब वो डाइवर्सिटी थी, हम्म बैचलर्स इन साइंस। आई एम लाइक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, हम्म मतलब ये बीटेक है मेरे पास, हम्म तो वो उसमें यस या नो का मतलब मैंने यस कर दिया था, तो इज इट अ प्रॉब्लम? नो नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, वो चेंज हो जाता है बाद में, ठीक है, उसकी टेंशन वो नहीं चेंज हो जाता है मैम? है। वो चेंज मतलब वो गलती से, मतलब मुझे लगा कि बैचलर्स इन साइंस है तो वो मतलब सिंस 12th में वो पीसीएम ही था तो कोई ऐसा इशू नहीं होना नहीं नहीं नहीं, चाहिए। कुछ ऐसा इशू नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो। एंड मैम वो अभी जैसे रिजल्ट में इन्होंने कुछ ये बताया नहीं है इस बार कि आप स्पेशल, मतलब आई हैड 94 क्वेश्चंस नेट करेक्ट, तो एग्जीक्यूटिव का हो जाएगा या मतलब वो स्पेशल पोस्ट का ही रहेगा? 94 में तो आराम से एग्जीक्यूटिव का हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कट ऑफ का मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। चलो कीर्ति से पूछ लेती हूँ, बेचारी ने सबसे पहले आउट आया था, उसका लास्ट में नंबर है। आई एम रियली सॉरी कीर्ति, बताइए, पूछ रहे हो क्वेश्चन? हेलो, हाँ कीर्ति बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम सॉरी, एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में थी तो मैं बोल नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि जैसे कि मेरा बिहार मेंस भी अभी है और यूपी भी, हम्म और लगभग दोनों की डेट सेम, मतलब मार्च एंड तक बता रहे हैं।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दोनों को मैनेज कैसे करूँ, हालांकि मैंने लास्ट में अभी बिहार का मेंस दिया हुआ है, ओके तो दोनों साथ साथ लिखूं या फिर कैसे, मतलब थोड़ा टाइमिंग का कैसे मैनेज करूँ? मतलब ये एक डिफ़िकल्ट चॉइस है टू मेक, ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज। दोनों ही चीज़ें होंगी। आप वर्किंग हैं? नहीं मैम, मैं नहीं। मतलब वर्किंग होंगे तब भी नौकरी छोड़कर हमें मतलब ब्रेक लेकर करना पड़ेगा। सी अगर बिहार का मेंस लिख रखा है तो आइडिया होगा। यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है? नहीं मैम, ये मेरा फर्स्ट है यूपी का। अच्छा, वैसे नोट्स वगैरह हैं आपके पास? मैम हाँ, मतलब फर्स्ट पेपर का तो बना लिया है, सेकंड का भी है, थर्ड का बहुत पुराना, मतलब 2 साल पहले का नोट है, तो शायद मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा। और मतलब फर्स्ट भी लिखा हुआ है और सेकंड भी लिखा है, हालांकि मैं फोर्थ पेपर मैंने नोट्स तो बनाए हैं, क्लासेस भी देखी है, बट उसकी आंसर राइटिंग नहीं की है। और ओके। 5-6 का भी नोट्स मैंने बना रखा है यूपी का, बट उसकी भी आंसर राइटिंग नहीं की है। वो लास्ट के 3-4 पेपर्स जो है उसकी आंसर राइटिंग नहीं की है। ये तो है, बैलेंस करना विल बी टफ और इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेट आंसर नहीं होगा। मतलब मैम मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरफ से कि जैसे बिहार तो मेरा पढ़ा है बहुत, उसका वास्ट सिलेबस भी नहीं है, तो मैं उसको थोड़े टाइम में भी कर लूंगी कवर। तो अभी मैं ज्यादा मतलब सोच रही हूँ, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना, एक भी छोड़ नहीं सकती हूँ, अभी इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं मेरे नहीं पास नहीं, कि छोड़ने का तो मन ही नहीं मानेगा कि छोड़ दें, वो तो आई अंडरस्टैंड। हाँ मैम, बस वही मैं पूछना चाह रही थी कि मैं फोर्थ पेपर से स्टार्ट करूँ आंसर राइटिंग, या फिर अभी मतलब थोड़ा फर्स्ट सेकंड लिखते लिखते चलूँ, फिर उधर थोड़ा सा और वो आ जाए तो फिर लिखूँ? नहीं, फोर्थ पेपर से अभी तुमने आंसर राइटिंग नहीं की है ना? मैम की है, फर्स्ट और सेकंड की है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स की नहीं की है। अच्छा, तो फिर फोर्थ से कर सकते हो अगर फर्स्ट सेकंड की कर चुके हो। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है फोर्थ। और ये भी है इंपॉर्टेंट कि फोर्थ की हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं। अगर तुमने पढ़ा हुआ है फोर्थ वाला तो उससे शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग हमको सबकी ही करनी है। फोर्थ वाला इसलिए कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा फोर्थ भी पढ़ा हुआ है और 1-2 की तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। एंड ये हाँ सही है कि जी। बिहार का पीसीएस दे रखा है तो उसकी चीज़ें पता होंगी। फोकस फिलहाल थोड़े टाइम एकदम यूपी पीसीएस पर करो एंड देन दोनों को साथ में लेकर चल सकते हो। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास किसी बच्चे नहीं, किसी इंसान ने आज पूछा, तो मैंने उसको सही से रिप्लाई नहीं किया तो वो गुस्सा हो गया। बट देन देर इज़ नो ईजी सोल्यूशन टू दिस, क्योंकि दो मेंस को बैलेंस करना अपने आप में बहुत चैलेंज है। हाँ बताओ। यस मैम, मैम वही कंफ्यूजन था मुझे कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों का साथ साथ जो डेट एक्सपेक्टेड है साथ साथ है, अगर 1-2 महीने भी होता तो मैं उस हिसाब से अपना वो टाइम टेबल बना लेती। तो मैं हाँ इससे वही। पूछना चाह रही थी कि यूपी का थोड़ा वास्ट भी है और कुछ पेपर्स मैंने लिखे नहीं है, तो इससे मुझे थोड़ा सा है इशू की क्या करना चाहिए मुझे। यूपी को पहले फोकस करो आई वुड से। बट देन देखो, जो करता है उसी को पता होता है। दोनों को एक साथ मैं कह दूं कि आधा दिन उसको दो आधा दिन उसको दो तो वो प्रीलिम्स में चल जाता है। मेंस में एक ही टॉपिक में कहो पूरा दिन निकल जाए, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले थोड़ा टाइम दे दो, दिसंबर वाला एक बार कंसोलिडेट कर लो, यूपी के नोट्स शुरू कर दो आंसर राइटिंग। बिहार में थोड़ा सा आइडिया है तो उसको फिर जनवरी से शुरू करना और साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करना। पहले दिसंबर फोकस करो यूपी पर, सारा कंसोलिडेशन, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन कि वो मेंस का जो बिहार का है, कुछ कुछ मेरे नोट्स बने हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों के टेस्ट सीरीज साथ में लिखूं क्या, मतलब लिख सकती हूँ? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कर लूंगी, लेकिन फिर एक डाउट भी है एंड मतलब कि कैसे करूंगी? नहीं यार, कैसे मैनेज करोगे दोनों के टेस्ट सीरीज भी, दोनों को पढ़कर? मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट देन क्या ही बताऊँ इसमें, तो इट इज़ वेरी टफ। मेंस अपने आप में मैम इतना मैं ये ज़्यादा। सोच रही थी कि जैसे कि मेरा इधर पॉलिटी चल रहा है, इधर भी पॉलिटी चल रहा है, तो मतलब नोट्स तो मैं बनाऊंगी यूपी के हिसाब से, क्योंकि बिहार का मेरा बना हुआ है, मतलब जो उसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वो पूछते रहते हैं, मतलब है कि ये फोकस एरिया है उनका, तो इसका बनाऊंगी, साथ साथ में उसका भी लिखूं या फिर उसको छोड़ दूं, उसको बाद के लिए रखूं? देखो, मैं मुझसे अगर पूछोगे, ऑब्वियसली इट इज़ योर चॉइस, फाइनली खुद ही डिसाइड करना एनालाइज कर कर। मेरे हिसाब से दोनों के मत लिखो। एक बार आंसर राइटिंग बिहार का ही तो कर चुके हो, ठीक है, और आंसर राइटिंग इसका कर लोगे तो वहाँ पर भी बना ही लोगे। बिहार की चीज़ों को रटने पर ज़्यादा फोकस करो, जो टाइम मिल रहा है, कि जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो सबके क्वेश्चंस हो गए। मैं आई थिंक मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, सबने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। अब यूपी पीसीएस मेंस 2025 से संबंधित क्वेश्चंस नहीं बचे होंगे। एंड बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय।
थैंक यू मैम।